हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट बचा हुआ है अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर, जो हमने 11th और 12th के तो कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन ओनली ग्रेजुएशन का हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली चार पोर्शन आते हैं। ठीक है, जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट है, जॉइंट वेंचर अकाउंट है, ब्रांच अकाउंटिंग है और कंटिजेंसी है। तो इन चारों को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ। तो कंसाइनमेंट पे पहले भी मैंने इसको पढ़ाया है, पहले भी मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ाया है। तो कंसाइनमेंट बेसिकली क्या होता है, कंसाइन का मतलब होता है सेंड। ठीक है, भेजना, जैसा लिखा हुआ है सामने, कंसाइन का मतलब होता है भेजना। तो इनकी जो रिलेशनशिप होती है वो प्रिंसिपल और एजेंट की होती है। आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए कि कोई आउटलेट है किसी चीज़ का। ठीक है, तो वो माल भेजता है, जैसे रेमंड का आउटलेट है या किसी भी कपड़े का या किसी इस तरह का जो आउटलेट है, जहाँ पे जो मेन जहाँ से वो कपड़ा आता है, और जो आउटलेट है उसका काम सिर्फ उसको बेच देना है। अगर वो कपड़ा ख़राब भी होता है तब भी वो वापस चला जाएगा, जहाँ से आया था कंसाइनर के पास ही चला जाएगा। ठीक है, और अगर रास्ते में भी कुछ नुकसान होता है, ट्रक ट्रक मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, कपड़ा बेकार हो जाता है, कुछ भी दिक्कत होती है, बारिश हो गई कुछ भी, तो वो भी कंसाइनर का ही होता है। मीन्स जो आउटलेट वाला है उसका काम है सिर्फ उसको बेचना। ठीक है, इतना ही उसका काम है। तो मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि कंसाइन का मतलब सेंड, भेजना। इन अकाउंटिंग द टर्म कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेट्स टू द अकाउंट्स डीलिंग विद सिचुएशन वेयर वन पर्सन सेंड्स गुड्स टू अनदर पर्सन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि अगर हम अकाउंटिंग के तौर पे देखें तो कंसाइनमेंट अकाउंट का मतलब क्या है, जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को जो है गुड्स भेज रहा है ऑन द बेसिस दैट द गुड्स विल बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द रिस्क ऑफ द फॉर्मर। किस बिहाफ पे भेज रहा है कि दूसरा उसको बेचेगा। ठीक है, और रिस्क किसका रहेगा, पहले वाले का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है नोट करने वाली, पार्टी विच सेंड्स द गुड, कंसाइनर कहते हैं उसको, या प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और एजेंट की जो रिलेशनशिप है उसमें प्रिंसिपल कौन होता है, जो कंसाइनर है, जो भेज रहा है। द पार्टी टू हुम गुड्स आर सेंट, जो जिसके पास गुड्स आती हैं वो क्या कहलाता है, कंसाइनी कहलाता है। तो पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कंसाइनर किसको बोलते हैं, कंसाइनी किसको बोलते हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे मैंने भी पूछा था फुल लेंथ टेस्ट में कि माल ख़राब होता है, नुकसान होता है, तो किसका होगा, तो वो किसका होगा, कंसाइनर का। और जो पार्टी रिसीव करती है उसको हम बोलते हैं कंसाइनी। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर और द प्रिंसिपल। जितनी मतलब उसके पास है तब भी ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप कंसाइनर के ही पास है फिर भी। ठीक है, चाहे गुड्स कंसाइनी के पास हैं तब भी ओनरशिप कंसाइनर की ही रहती है। द एजेंट डज नॉट बिकम देयर ओनर इवन दो दे आर इन हिज पोजेशन। जो मैंने आपको बताया कि भले ही कंसाइनी के पास हैं लेकिन फिर भी गुड्स रहती हैं कंसाइनर की। ऑन सेल ऑफ कोर्स द बायर विल बिकम द ओनर, यानी ओनरशिप चेंज एक ही बार होगी, जब कंसाइनी उसको बेच देगा तो जो खरीदेगा वो बायर हो गया, उसकी वो हो गई वो गुड्स। लेकिन जब तक वो बिकती नहीं है, जब तक आउटलेट में माल पड़ा रहता है, तब तक वो किसका है, वो कंसाइनर का है। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि कपड़ा अगर सही नहीं होता है उसको वापस करते हैं आप, या फिर मतलब लास्ट में सेल लगती है, तो वो क्या होता है कि जो माल बिका नहीं है उसकी होती है। तो वो कौन सा माल होता है, वो वही माल होता है जो कंसाइनर भेज रहा है। यानी अगर कंसाइनी के पास भी है, आउटलेट में है वो, तब भी वो कपड़े का मालिक तब भी कंसाइनर ही रहता है। द प्रिंसिपल डज नॉट सेंड एन इनवॉइस टू द एजेंट, ही सेंड्स ओनली अ प्रोफोर्मा इनवॉइस। प्रिंसिपल या कंसाइनर जो है वो कोई इनवॉइस नहीं भेजता है एजेंट को, वो एक प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजता है। अ स्टेटमेंट दैट्स लुक लाइक एन इनवॉइस बट इज रियली नॉट वन। वो लगता है इनवॉइस की तरह लेकिन वो होता नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोफोर्मा इनवॉइस इज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू द एजेंट रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स सेंट। बस वो इतना बताता है कि ये चीज़ें मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, यूजुअली द एजेंट रिकवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन द कंसाइनमेंट। दिस हाउएवर कैन बी चेंज्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। नॉर्मली क्या होता है कि सारा पैसा कौन देता है, कंसाइनी ही देता है, सॉरी कंसाइनी देता है, लेकिन वो सारा पैसा रिकवर कर लेता है किससे, कंसाइनर से। यानी जो भी माल भेजने के में भी पैसा लगा, सारा पैसा वो खुद मतलब कंसाइनर से ले लेता है, यानी सारा पैसा कंसाइनर का ही रहता है यूजुअली। लेकिन ये चीज़ बदल भी सकती है अगर दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई ये जो ट्रक का पैसा आएगा ये तुम दोगे, अगर इस तरह कुछ एग्रीमेंट है तो बदल सकता है। जनरली
वही देता है, यानी कंसाइनर से ही कंसाइनी ले लेता है। इट इज़ ऑल्सो यूजुअल फॉर द एजेंट टू गिव एन एडवांस टू द प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ कैश और बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स। ऐसा भी होता है जनरली, द एजेंट टू गिव एन एडवांस टू द प्रिंसिपल, एजेंट जो है वो एक एडवांस दे के रखता है प्रिंसिपल को, ठीक है, यानी जो कंसाइनी है वो कंसाइनर को एक एडवांस दे के रखता है कि जितनी गुड्स उसके पास हैं उस हिसाब से जैसे जैसे बिकता जाएगा वैसे वैसे ऑलरेडी वो पैसा दे के रख सकता है, ठीक है। फॉर हिज वर्क द एजेंट रिसीव्स अ कमीशन। तो बेसिकली ये जो कंसाइनी है वो किस बेस पे काम कर रहा है, एजेंट किस बेस पे काम करता है, कमीशन के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ कमीशन के बेस पे काम चल रहा है। फॉर हिज वर्क द एजेंट रिसीव्स अ कमीशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेल, ठीक है, ग्रॉस सेल के आधार पे कमीशन उसको दे दिया जाता है। अब वो बड़ा चढ़ा के बेच सकता है, मतलब इसमें और भी चीज़ें होती हैं वो देखेंगे हम आगे, लेकिन अभी तक आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल और एजेंट की एक रिलेशनशिप है जिसमें सारा माल नुकसान सब कुछ किसका है, कंसाइनर का। कंसाइनी क्या कर रहा है, कंसाइनी सिर्फ बेच रहा है और उसके बदले कमीशन ले रहा है, ठीक है। फॉर ऑर्डिनरी कमीशन द एजेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बैड डेट दैट मे अराइज, ठीक है। अगर एक नॉर्मल कमीशन मिल रहा है, ऑर्डिनरी कमीशन मिल रहा है, तो बैड डेट के लिए भी एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी किसी ने पैसा नहीं दिया, उधारी में उसने बेचा और वो डूब गया, तब भी कमीशन अगर ऑर्डिनरी है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। इफ़ द एजेंट इज़ टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेब्ट्स ही इज़ टू बी पेड अ कमीशन कॉल्ड डेल क्रेडेरे कमीशन। अगर उसको आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि भाई अगर ऐसा डूबता है तो आपको ही पे करना है, तो उसके लिए आपको एक अलग कमीशन भी उसको देना पड़ेगा जिसका नाम है डेल क्रेडेरे कमीशन। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स। ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल सेल पे, नॉट मियरली ऑन क्रेडिट सेल्स अनटिल एंड अनलेस एग्रीड, ठीक है। तो ये जो डेल क्रेडेरे कमीशन है किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान रखें, क्वेश्चन अगर आता है डेल क्रेडेरे कमीशन तो ये टोटल सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है, क्रेडिट सेल्स पे नहीं बल्कि ये टोटल सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है। पीरियडिकली द एजेंट सेंड्स टू द प्रिंसिपल ए स्टेटमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल्स, ठीक है। पीरियडिकली जो एजेंट होता है टाइम टाइम पे वो स्टेटमेंट भेजता है कंसाइनर को कि भाई इतना इतना माल बिक गया है। इट सेट्स आउट द सेल्स मेड बाय द एजेंट, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, द कमीशन अर्न्ड बाय द एजेंट एंड द बैलेंस ड्यू टू द प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें क्या क्या भेजता है, भाई इतना सामान बिक गया है, इतना मेरा कमीशन हो गया और इतना पैसा आपको भेजना है, तो ये सारी चीज़ें वो उसको बताता रहता है। फर्म्स यूजुअली लाइक टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट्स टू ईच एजेंट, ठीक है। तो क्या होता है, फर्म्स यूजुअली लाइक टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट्स टू ईच एजेंट। फर्म तो ये जानना चाहती है कि भाई कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है हर कंसाइनमेंट पे, हर एजेंट पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट्स रिलेट्स टू अकाउंट्स डीलिंग विद सच बिजनेस। तो ये जो उसको पता लगाना है कि हर एक एजेंट पे या फिर हर कंसाइनमेंट पे उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इस सब के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक आदमी क्या करता है, गुड्स को भेजता है और दूसरा उसको बेचता है, और रिस्क किसका रहता है, सब पहले वाले का रहता है, ठीक है। कंसाइनमेंट और सेल के बीच में डिस्टिंक्शन देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। तो कंसाइनमेंट में जो है ओनरशिप चेंज नहीं होती, ठीक है, ओनरशिप कंसाइनर की रहती है, कितनी भी गुड्स ट्रांसफ़र कर दी जाए लेकिन जब तक बिकेगी नहीं ओनरशिप कंसाइनर की रहेगी। सेल में क्या होता है कि सेल कर दिया आपने तो फिर वो तुरंत ओनरशिप चेंज हो जाती है और सेलर से बायर की हो जाती है। कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स टू द कंसाइनर, ठीक है। अगर बिकी नहीं है, जैसा मैंने आपको रेमंड के कपड़े का एग्जांपल दिया, तो बिका नहीं है तो साल के लास्ट में वो वापस कर देते हैं, भाई ये आपका बच गया है, ठीक है। लेकिन जो सामान एक बार बिक गया वो तो वापस नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जब तक सेलर एग्री नहीं करता है। जैसे कहीं होता है ना, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, दुकानों पे लिखा होता है, तो वो तो वापस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब कंसाइनर कंसाइनी में तो वो ओनरशिप चेंज ही नहीं हुई तो वो एज इट इज़ वापस चला जाएगा। कंसाइनर बियर्स द लॉस ऑफ द गुड्स हेल्ड विद द कंसाइनी। वही जो मैंने आपको बताया कि आग कंसाइनर कंसाइनी के दुकान में लगेगी, लेकिन लॉस कौन झेलेगा, कंसाइनर झेलेगा, क्योंकि ओनरशिप यहाँ चेंज नहीं हो रही है। इट इज़ द बायर हु विल बियर द लॉस इफ़ एनी। अगर सेल के केस में होता है तो फिर कौन झेलेगा, बायर ही झेलेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसर्न एंड द कंसाइन इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप होती है वो किसकी होती है, प्रिंसिपल और एजेंट की होती है, और जो बाइंग सेलिंग में किसकी होती है, बायर और सेलर की होती है। एक्सपेंस डन बाय द कंसाइनी टू रिसीव द गुड्स एंड टू कीप इट सेफली इज बोर्न बाय द कंसाइनर।
जैसा कि हमने बात की, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो उसको सेफली रखना गुड्स को, ये खर्चा भी, और ट्रक का खर्चा, मतलब सारा खर्चा भेजने से लेके सेफ रखने तक का भी सारा खर्चा कंसाइनर को करना पड़ता है। और बाइंग सेलिंग में क्या होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बायर आर टू बी बोर्न बाय द बायर इटसेल्फ आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, एक बार आपने सामान खरीद लिया उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किस तरह किया जाता है, प्रिंसिपल इज दैट स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल एज इज प्रैक्टिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। जो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगे वो कैसे लेते हैं कि जो भी कॉस्ट है या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, जो सब भेजने के बाद खर्चा आ रहा, जो भी कम हो वो ले लिया जाता है। ठीक है, और उस पर अकाउंटिंग की जाती है। इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट, कॉस्ट मीन्स नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एज सच द कंसाइनर बट ऑल्सो एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स रीच द प्रेमाइसेस ऑफ द कंसाइनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि खरीदी है, वो आपकी कॉस्ट ही नहीं होगी, आपने उसको भेजा तो बीच में ट्रक का खर्चा, वहाँ पे सेफली रखवाने का खर्चा, जितने भी ऐसे खर्चे हैं वो सब इसमें आते हैं। जैसे पैकेजिंग, फ्राइट, कार्टेज, इंश्योरेंस, ऑक्ट्रॉय, जो भी लगेगा वो सब जुड़ेगा। बट एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द गुड्स हैव रीच द कंसाइनीज गोडाउन सच एज गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, डिलीवरी चार्जेस आर नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग स्टॉक ऑन हैंड। एक बार कंसाइनी के पास पहुंच गए उसके बाद कंसाइनी के गोडाउन का रेंट, उसका इंश्योरेंस, मतलब उसका फिर जो भी चार्जेस है वो वैल्यूइंग में काम नहीं लिया जाता। अब कमीशन की बात करते हैं, तो कमीशन क्या है, जो बेच रहा है उसका रेम्यूनरेशन आप एक तरीके से उसको दे रहे हो। ठीक है, 3 टाइप के कमीशन होते हैं, इनको देखते हैं हम। पहला है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन क्या है, द टर्म कमीशन सिंपली डिनोट्स ऑर्डिनरी कमीशन। अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो क्या है कमीशन का मतलब, ऑर्डिनरी कमीशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स मेड बाय द कंसाइनी। ठीक है, जितना भी सामान बेचा है उसकी ग्रॉस सेल पे ये फिक्स्ड परसेंटेज रहता है। इट इज़ गिवन बाय द कंसाइनर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंसाइन इज मेकिंग क्रेडिट सेल्स और नॉट। अब जो कंसाइन है वो उधार पे दे रहा है, कैश पे दे रहा है, कैसे ही दे रहा है, लेकिन कंसाइनर उसको ऑर्डिनरी कमीशन जो फिक्स है उसका 5% 10% वो उसको देता है। दिस टाइप ऑफ कमीशन डज नॉट गिव एनी प्रोटेक्शन टू द कंसाइनर फ्रॉम बैड डेट्स एंड इज प्रोवाइडेड ऑन टोटल सेल्स। जो मैंने आपको बताया कि भले उसने उधारी पे बेचा लेकिन कंसाइनर ने तो उसको पैसा दे दिया। अब वो पैसा डूब जाएगा, मान लीजिए जिसको उधार दिया वो नहीं देता है, तब भी किसका डूबेगा, कंसाइनर का ही डूबेगा। तो इस तरह के केस में कोई प्रोटेक्शन नहीं है कंसाइनर के लिए बैड डेट से बचने के लिए। डेल क्रेडिटर कमीशन जो हमने बात की थी कि अगर आपको बैड डेट से बचना है तो डेल क्रेडिटर कमीशन देना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, टू इंक्रीज द सेल एंड टू एनकरेज द कंसाइनी टू मेक क्रेडिट सेल्स द कंसाइनर प्रोवाइड्स एन एडिशनल कमीशन जनरली नोन एज डेल क्रेडिटर है, ताकि वो दे दे। ठीक है, किस पे, क्रेडिट में भी दे दे, इसके लिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या लगाते हैं, डेल क्रेडिटरी कमीशन लगाते हैं। ये क्या होता है, टू दिस एडिशनल कमीशन व्हेन प्रोवाइडेड टू द कंसाइनी गिव्स अ प्रोटेक्शन टू द कंसाइनर अगेंस्ट बैड डेट्स। मतलब फिर वो बैड डेट होगा तो उसको ही झेलना है। ठीक है, कंसाइनर को ही झेलना है, एक प्रोटेक्शन ही देता है। बैड डेट्स इज नो मोर द लॉस ऑफ द कंसाइनर, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल sales unless there is an agreement between the consignor and the consignee to provide it on credit sales। फिर क्या होगा, टोटल सेल्स पे लगेगा ये। ठीक है, ग्रोस सेल से कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट करिए आपने, कैश करिए, कैसे ही आप उसको डेल क्रेडिटरी कमीशन दे रहे हो, और फिर जो डूबेगा वो कंसाइनर का डूबेगा, सॉरी कंसाइनी का ही डूबेगा। ठीक है, कंसाइनर का नहीं डूबेगा फिर। तो डेल क्रेडिटर कमीशन अगर वो दे रहा है तो फिर जो बैड डेट होंगे वो कंसाइनी के माथे हैं, लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है, ऑर्डिनरी कमीशन है, तो फिर वो कंसाइनर का डूबता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा कमीशन allowed by the consignor to the consignee to promote sales at higher price than specified or to encourage the consignee to put hard work in introducing new product in the market। ये और भी एक्स्ट्रा कमीशन है कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो और ज़्यादा बेचे सामान को और नया प्रोडक्ट भी मार्केट में लाए। डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स और ऑन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड सेल्स एट इनवॉइस प्राइस और एनी स्पेसिफाइड प्राइस। अब ये कौन से प्राइस पे कैलकुलेट होगा, ये कैसे भी इसको निकाला जा सकता है, मतलब दोनों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। टोटल सेल पे हो सकता है, एक्चुअल सेल और सेल एट इनवॉइस प्राइस के डिफरेंस पे हो सकता है, या किसी भी अलग स्पेसिफाइड प्राइस पे ओवर राइडिंग कमीशन
निकाला जा सकता है। ये और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए डेल क्रेडिटर में तो सिर्फ बैड डेट्स ही आपके रिकवर मतलब सिक्योर होते हैं। ओवर राइडिंग कमीशन आप उसको दे रहे हो तो उससे आप और भी चीज़ें बोल सकते हो कि नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है या इस तरीके से इसको प्रमोट करना है, और भी चीज़ें उससे करवा सकते हो। इसके बाद आती है अकाउंट सेल्स। तो अकाउंट सेल क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट समरी है, पीरियडिकल समरी है, स्टेटमेंट सेंड बाय द कंसाइनी टू कंसाइनर, वही जो हम बात कर रहे थे कि पीरियडिकली ये भेजा जाता है। इट कंटेंस डिटेल्स, वही सारी डिटेल होती है, कमीशन कितना हुआ, सेल कितनी हुई, एक्सपेंस कितने हुए इसमें, ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा हुआ है, एडवांस पेमेंट दिया हुआ है जितना मैंने आपको, वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस पेमेंट इतना है और रेमिट कर दिया है तो वो इतना है। तो ये बेसिकली क्या है, समरी है सेल्स अकाउंट की। एडवांस बाय कंसाइनी वर्सेस सिक्योरिटी अगेंस्ट कंसाइनर, तो देखिए क्या डिफरेंस है इन दोनों में। जनरली द कंसाइनर इंसिस्ट द कंसाइनी फॉर सम एडवांस पेमेंट फॉर द गुड्स कंसाइंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। जनरली ऐसा होता ही है कि जो कंसाइनर होता है वो बोलता है कंसाइनी से कि आप कुछ मुझे एडवांस में दे के रखिए क्योंकि उसका माल उसके पास जा रहा है। दिस एडवांस पेमेंट इज एडजस्टेड इन फुल अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू बाय द कंसाइनी ऑन अकाउंट ऑफ द गुड्स सोल्ड। जब वो बिकता रहता है धीरे धीरे उधर एडजस्ट होता रहता है, ठीक है। बट इफ द एडवांस मनी डिपॉजिटेड बाय द कंसाइनी इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द गुड्स कंसाइंड देन द फुल अमाउंट इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू बाय द कंसाइनी, ठीक है। लेकिन अगर जो एडवांस है, एडवांस ने जो कंसाइनी ने जो डिपॉजिट किए मनी एडवांस में वो सिक्योरिटी के फॉर्म में है, ठीक है, तब ये फुल अमाउंट एडजस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि वो सिक्योरिटी है, कैश नहीं है, ठीक है। फिर वो रखा रहेगा और फिर अलग अमाउंट कंसीडर किया जाएगा। इफ देयर इज एनी अनसोल्ड स्टॉक लेफ्ट विद द कंसाइनी, इन दैट केस प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स इज कैरिड फॉरवर्ड टिल द टाइम द रेस्पेक्टिव गुड्स हेल्ड विद द कंसाइनी आर सोल्ड, ठीक है। जब तक फिर पूरा क्या हुआ यहाँ पे कि आपने कैश नहीं दिया है, सिक्योरिटी दी है कंसाइनर को, ठीक है। तो कंसाइनर को जब आपने सिक्योरिटी दी है तो आप उसका सामान बेच रहे हो, तो फिर ये सारी कैलकुलेशन तभी की जाएगी जब आपका पूरा सामान बिक जाएगा। जब तक बचा हुआ है तो उसके पास आपकी सिक्योरिटी और आपके पास उसका सामान है। जब पूरा बिक जाएगा तब कितना अमाउंट करना है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का बेसिक आपको समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो एडवांस कैश में भी रख सकता है और एडवांस सिक्योरिटी के फॉर्म में भी रख सकता है। यही मेन कंसाइनमेंट अकाउंट का है कि जो कंसाइनर है वो माल भेजेगा और उसको कमीशन देगा कंसाइनी को। जब तक वो बिकेंगे नहीं तब तक सारी जिम्मेदारी कंसाइनर की है, ठीक है। तो इससे जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं या फिर अंदर बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें वो काम की नहीं है। आपको ये कौन से अकाउंट हैं, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ठीक है, और इसमें कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, कौन सी कमीशन होती है, तो यही सब चीज़ें आपको इसमें देखनी है, ठीक है। इसके बाद हम जॉइंट वेंचर अकाउंट देखेंगे और उसके बाद ब्रांच अकाउंट देखेंगे। तो कंसाइनर अकाउंट में समझने वाला यही है मैन कि कंसाइनर और कंसाइनी कौन होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से वहाँ कैलकुलेशन की जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर्स मेन है, मतलब इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर दोनों से आया है, तो इस बार ब्रांच अकाउंटिंग से आ सकता है, कंटिजेंसी से आ सकता है, या हो सकता है इन्हीं दोनों में से भी कुछ और पूछा जा सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बनेगा इन सबसे। तो देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग क्या होती है। जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप की तरह ही है, बस डिफरेंस इतना सा होता है कि जॉइंट वेंचर एक टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, ठीक है, और पार्टनरशिप जो है वो बाकायदा एक्ट से बनती है, पर्टिकुलर नाम होता है उसका, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही डिफरेंस होता है। तो देखिए जॉइंट वेंचर होता क्या है। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर 2 और मोर पर्सन जॉइन टुगेदर टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग, जैसे आपने देखा भी होगा कि ये इस फर्म और इस फर्म का जॉइंट वेंचर है,
ठीक है। तो जॉइंट वेंचर में नाम नहीं एक हो जाता दोनों का, अलग अलग नाम ही रहते हैं, बस ये रहता है कि जॉइंट वेंचर है, पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू पार्टनरशिप फर्म बट एस्टेब्लिश्ड विदाउट नेम और रजिस्ट्रेशन सेपरेटली अंडर एनी लॉ। किसी और सेपरेट लॉ के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये बेसिकली क्या है, एक बिना नाम की पार्टनरशिप आप इसको कह सकते हो। को वेंचर कौन होते हैं? जो दो लोग पार्टनरशिप करते हैं वो को वेंचर कहलाते हैं। जॉइंट वेंचर में जो वहाँ पार्टनर कहलाते थे, ठीक है। अब जॉइंट वेंचर के फीचर्स क्या होते हैं? तो ये एक टेम्परेरी बिजनेस एग्रीमेंट अरेंजमेंट है, ठीक है, और ये पार्टनरशिप के जैसा ही है, बस ये है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बना हुआ है और नाम नहीं चेंज होगा, और ये फिक्स टाइम के लिए है, मीन्स टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। 2 और मोर पीपल ज्वाइन टुगेदर टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। डज नॉट हैव एनी नेम और रजिस्ट्रेशन सेपरेटली अंडर एनी लॉ, ठीक है, कोई नाम या रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी पर्टिकुलर लॉ में। डिफरेंस देख लेते हैं पार्टनरशिप से क्या है। तो नेम ऑफ वेंचर हमने बात किया, जॉइंट वेंचर में नहीं बदलता। नेचर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे को वेंचर कहा जाएगा, वहाँ पार्टनर कहा जाएगा। नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव यहाँ टेम्परेरी रहेगा, वहाँ लॉन्ग टर्म रहेगा। रजिस्ट्रेशन कोई इसके लिए लॉ नहीं है पर्टिकुलर, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन होता है बाकायदा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अलग से सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन की जाएं, जबकि पार्टनरशिप में तो अलग अलग पार्टनर के अलग अलग करते हैं, ठीक है। फ्रीडम फॉर एडिशनल बिजनेस कर सकते हो। कोवेंचर में जब आप हो तो अपना बिजनेस बंद नहीं होगा, वो भी चला सकते हो। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी है, आपको कुछ और नहीं करना है, यहाँ तक कि आप बुराई भी नहीं कर सकते, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो पॉइंट होता है पार्टनरशिप में। यहाँ पे आप कंपीट भी कर सकते हो, यानी एक ही काम कर रहे हो साथ में जॉइंट वेंचर भी कर रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। डिसोल्यूशन, जॉइंट वेंचर जैसे उसका काम खत्म हो जाता है डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप तो डिसॉल्व नहीं होगी जब तक पार्टनर्स नहीं कहेंगे। मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हम देख चुके हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे करना, लेकिन पार्टनरशिप में मैंडेटरी है। स्टेटस ऑफ माइनर एक को वेंचरर नहीं बन सकता, जबकि पार्टनरशिप में माइनर एक पार्टनर बन सकता है। टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है, बेनिफिट्स में होता है, लॉस में उसका लिमिटेड होता है, तो बेनिफिट्स में वो पार्टनर बन सकता है माइनर, लेकिन जॉइंट वेंचर में नहीं बन सकता है। गवर्निंग एक्ट क्या है? यहाँ पे कोई स्पेसिफिक गवर्निंग एक्ट नहीं है, और यहाँ पे है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। डिफरेंसेस हम इनके देख चुके हैं नेचर ऑफ पार्टीज़ के आधार पे। यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे को वेंचर्स होते हैं और वहाँ पे, अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट का डिफरेंस है ये। जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट अकाउंट जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं उनमें डिफरेंस देख लीजिए। तो कंसाइनमेंट में आपने देखा है कि क्या होता है, कंसाइनर और कंसाइनी होता है, प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप होती है। जबकि जॉइंट वेंचर में क्या है, को वेंचर बोलते हैं और जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर को वेंचर होते हैं, वहाँ पे क्या है, कंसाइनर है, कंसाइनी है। रिलेशनशिप जॉइंट वेंचर की क्या है, पार्टनर की तरह है, और कंसाइनमेंट में क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट की तरह है। पावर टू पार्टीज, को वेंचरर्स हैव फुल पावर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स, कलेक्शन ऑफ ड्यूज। पूरी पावर है को वेंचर के साथ, वो क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है असेट्स का, कलेक्शन ऑफ ड्यूज कर सकता है, ठीक है, बकाया उसको कलेक्ट कर सकता है। कंसाइनी हैज़ टू एक्ट लाइक एन एजेंट, और कंसाइनी सिर्फ क्या होता है कि एजेंट होता है, एन एजेंट टू कंसाइनर एंड हैज़ लिमिटेड पावर। कंसाइनी क्या कर सकता है, सिर्फ सामान बेच सकता है और उसको कमीशन लेना है, लिमिटेड पावर है, ऐसा नहीं कि वो सब कुछ कर सकता है। कोवेंचर तो सिंपल सी बात है, पार्टनर की तरह है, तो उसकी पावर्स अलग हैं, और कंसाइनी कंसाइनर की पावर अलग है। इसके बाद है लॉ एप्लीकेबिलिटी, तो पार्टनरशिप एक्ट ही एप्लीकेबल होता है जॉइंट वेंचर पे, और इस पे जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उस पर कौन सा लागू होता है, लॉ ऑफ एजेंसी, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, तो को वेंचरर्स जो है उनको राइट है प्रॉफिट को शेयर करने का, लेकिन कंसाइनर एंड कंसाइनी कोई राइट नहीं है, वो तो कमीशन देता है उसको, ठीक है। स्कोप ऑफ बिजनेस, देयर इज़ अ वाइड स्कोप फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस, इट इज़ इंक्लूड्स डिफरेंट वेंचर्स, ठीक है, वाइड स्कोप है, कितनी भी जगह आप जॉइंट वेंचर कर सकते हो। स्कोप ऑफ कंसाइनमेंट इज़ नैरो, ठीक है, कंसाइनमेंट में क्या है भाई, सामान बेचना है दूसरे को और कमीशन देना है, ठीक है। ये ओनली सेल ऑफ मूवेबल गुड्स से संबंधित है। सिर्फ इतना है कि मान लीजिए कश्मीर की केसर है, बहुत अच्छी बिकती है मुंबई में, तो मुंबई भेज दी और मैं यहाँ पे उसको बैठ के बेच रहा हूँ,
तो बस ऐसा ही कुछ है कि किसी का सामान आप कहीं पे बेच रहे हो जहाँ उसकी डिमांड है, इतना सा ही कंसाइनर कंसाइनी। जॉइंट वेंचर तो पार्टनरशिप है पूरा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स मोर देन 2 पर्सन्स आर पॉसिबल इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, 3 का 5 का कितने का भी जॉइंट वेंचर हो सकता है। लेकिन कंसाइनर कंसाइनी, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकते, एक कंसाइनर हो सकता है, ठीक है, और कंसाइनर एक ही रहेगा, कंसाइनी 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा कि कंसाइनर कंसाइनी का नंबर बदल सकता है, कंसाइनर तो वहाँ एक ही रहेगा, ठीक है, कंसाइनी 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है वो हमको पहले पेज पे मिलेगा। अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर्स के मेथड्स आपको दिए हुए हैं। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, पहला मेथड है जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं। कौन कौन? जॉइंट वेंचर में को वेंचरर जो हैं वो अपना अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन होगा, को वेंचर अकाउंट मेंटेन होगा और जॉइंट बैंक अकाउंट मेंटेन होगा। इसके बाद मेथड 2 है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं किए जाते। इसमें 2 केस हैं। केस 1, व्हेन ईच को वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, जब हर एक को वेंचर सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है। इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर अकाउंट। इसके बाद केस 2 है व्हेन ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड ऑफ ओन ट्रांजैक्शन ओनली। पहले मैं हर एक को वेंचर सारे का रिकॉर्ड रख रहा था, लेकिन सेकंड मेथड में ओनली अपना रिकॉर्ड रख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो अकाउंट बनेंगे वो होंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट लॉस देखने के लिए होता है, जो फुल लेंथ टेस्ट में क्वेश्चन भी आपसे पूछा था और वहाँ भी आपको मिल सकता है। तो आप ध्यान रखें, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट किस लिए होता है? प्रॉफिट लॉस देखने के लिए। जब अपना ही सिर्फ रख रहे हो, मतलब हर कोई अपना अपना ही रख रहा है, तो वहाँ पे मेमोरेंडम में सारी एंट्री डाल दी जाती हैं और वहाँ से आप प्रॉफिट लॉस बता सकते हो। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है उसमें हम देख रहे हैं किस तरीके से जर्नल की एंट्रीज होंगी जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जो है मेंटेन की जा रही हैं। तो व्हेन द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द को वेंचरर, जब को वेंचर ने कंट्रीब्यूशन किया है तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और को वेंचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जब एक्सपेंस किए जा रहे हैं, व्हेन द एक्सपेंसेस पेड थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट से जब आप एक्सपेंसेस करेंगे तो डेबिट करेंगे, जहाँ से पैसा जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट में जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड हो रहे हैं थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट, तो जॉइंट बैंक अकाउंट हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है और किस में जा रहा है? जॉइंट वेंचर अकाउंट में, तो वो डेबिट हो रहा है, ठीक है। When the expenses paid or material supplied by the co-venture from private account, तो जब एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है और को वेंचर अकाउंट से आपने किए हैं तो को वेंचर अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, जिससे पैसा जा रहा है वो क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरीके से एंट्री की जाती है। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं, मतलब अंदर की एंट्री भी जरूरी नहीं है आपसे पूछी जाए, लेकिन फिर भी देख लीजिए, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है पूछ ले। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो ये कौन से अकाउंट होते हैं और इनमें ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जैसे कंसाइनर कंसाइनी और को वेंचर जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले पार्ट में वो ज़्यादा आपसे उम्मीद नहीं कर रहा है कि आप बिल्कुल सीए बन के आएँ, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है, ठीक है। सेकंड मेथड है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन, ठीक है। तो जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जो मेंटेन नहीं की जाती हैं और ईच को वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है, हर एक जो को वेंचर है वो सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रख रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या होंगी, ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होंगी? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि को वेंचर अकाउंट में सारी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट आपको हर जगह मिल रहा है। इसके बाद सिक्स्थ एंट्री देखिए, व्हेन द वेंचर प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन शेयर, ठीक है, ऑन शेयर साइड में लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे हर एक की जब आप एंट्री रख रहे हो तो अपना आप अलग से दिखा रहे हो कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन शेयर आपको अलग से दिखाई दे रहा है। और जॉइंट वेंचर अकाउंट से क्या हुआ, मतलब जो एक जॉइंट अकाउंट है उससे क्या हो रहा है और अपने खुद के अकाउंट से क्या हो रहा है, ये आपको दिखाना है। तो जब
सबका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो भी इफेक्ट हुआ, परचेज किया तो परचेज अकाउंट, ठीक है, कैश पे किया तो कैश बैंक अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से। और अपना अकाउंट जहाँ आएगा, ओन अकाउंट ओन शेयर दिखाई दे रहा है आपको 6-7 एंट्री में, ये आपको अलग से दिखाना है। थर्ड मेथड देखेंगे तो थर्ड मेथड में दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हर को वेंचरर जो है सिर्फ अपना ही अकाउंट मेंटेन करता है, तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ओन अकाउंट है या फिर दूसरे का अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ओन अकाउंट है तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा कि अपने अकाउंट में। यहाँ पे सीधा गुड्स सप्लाइड टू जॉइंट वेंचर, ठीक है, तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। व्हेन जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस पेड तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो गया, और कैश बैंक अकाउंट से पे किया तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ अपना ही अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो सिर्फ अपने ही अकाउंट से बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है, जो हमने देखा कि क्या क्या इसमें आपको मेंटेन करने हैं, कौन कौन से अकाउंट, ठीक है, और इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। 3 इसके मेथड होते हैं, और 3 मेथड में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे वो आपने देख लिया, ठीक है। जो पर्टिकुलर खुद का अकाउंट होगा वो वेंचर अकाउंट होगा, जो दोनों का मिला के होगा वो जॉइंट वेंचर अकाउंट होगा बिजनेस के लिए, और जो बैंक में होगा वो जॉइंट बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। जो पर्टिकुलर अपना बनेगा वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है, ठीक है, और कौन कौन सा अकाउंट है और उनमें किस तरीके से एंट्री की जाएगी। तो जॉइंट वेंचर बेसिकली क्या है, एक पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप में जो वहाँ पे पार्टनर बोलते थे, यहाँ पे को वेंचरर इसको बोलते हैं, ठीक है। और को वेंचरर पार्टनरशिप से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि अपना बिजनेस चला सकते हैं। इनकी पर्सनल, अगर जॉइंट वेंचर फेल होता है तो इनकी पर्सनल जो असेट्स हैं उन पर बात नहीं आएगी, क्योंकि ये अपना पर्सनल बिजनेस चला सकते हैं अलग से, ठीक है। अब थर्ड हमारा देखते हैं, जो लास्ट सेकंड लास्ट चीज़ है, इसके बाद कंटिजेंसी हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो ब्रांच अकाउंटिंग देखिए, ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग में क्या क्या टाइप है ये देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस कैसे होता है, इनलैंड ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। इनलैंड ब्रांचेस कौन सी होंगी, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में है तो इंडिया में जितनी ब्रांचेस हैं वो सब हो जाएंगी इनलैंड ब्रांचेस। उसी तरह कोई फॉरेन कंपनी है, उसकी जहाँ पे वो है, जैसे यूएस में है तो यूट्यूब की जितनी ब्रांचेस हैं वो सब हो जाएंगी उसकी इनलैंड ब्रांचेस। बाकी फिर इंडिया में और जहाँ जहाँ भी उसकी ब्रांचेस है वो सब फॉरेन ब्रांचेस हो जाएंगी, ठीक है। इनलैंड ब्रांचेस में भी 2 टाइप हैं, एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होगी, जो खुद के अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, और डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होगी, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगी और सिर्फ हेड ऑफिस ही उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है। अब मेथड क्या क्या होते हैं, तो मेथड आप कॉस्ट प्राइस पे भी कर सकते हो, जो गुड्स इनवॉइस है उसकी आप किस प्राइस पे कर रहे हो ये डिपेंड करता है, कौन सी प्राइस लेके चल रहे हो अकाउंटिंग के लिए। तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ले सकते हो। यहाँ पे 3 मेथड होते हैं, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, यानी फाइनल अकाउंट्स मेथड। और अगर आप होलसेल प्राइस पे करते हो, होलसेल प्राइस कौन सा होता है, जब कोई रिटेलर को भेज रहे हैं और होलसेल प्राइस अलग है और उसका वो जो बेचेगा वो अलग है, ठीक है, यानी ब्रांच आपकी अलग रेट पे बेच रही है, होलसेल से माल जा रहा है, तो उस केस में गुड्स इनवॉइस एट होलसेल प्राइस आप लेके चलोगे, और वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ होगा, होलसेल ब्रांच मेथड। तो मुद्दा जो है वो इनकी टर्मिनोलॉजी समझने का ही है, अंदर किस तरह से अकाउंटिंग होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुद्दा है टर्मिनोलॉजी समझना। फॉरेन ब्रांच कौन सी होती है, इनलैंड ब्रांच कौन सी होती है, इनलैंड के अंदर डिपेंडेंट कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट कौन सी होती है, उसमें जो भी अकाउंटिंग की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। जैसे इनलैंड में इंडिपेंडेंट जो अपना रिकॉर्ड रखेगी और डिपेंडेंट जिसका हेड ऑफिस रखेगा वो नहीं रखेगी, ठीक है। और फिर आप कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हो, सेलिंग प्राइस पे, उसके हिसाब से 3 मेथड हैं, और जो होलसेल ब्रांच है होलसेल प्राइस पे जो कर रही है उसके हिसाब से फिर अलग मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या होता है डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट में। तो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स में बी मेंटेन्ड आइदर एट ब्रांच और हेड ऑफिस। जो ब्रांच अकाउंट हैं वो मेंटेन किए जा सकते हैं ब्रांच में या फिर हेड ऑफिस पे, लेकिन डिपार्टमेंटल एक डिपार्टमेंट के तो वहीं पे सारे हैंडल होंगे, ठीक है। उसी तरीके से अलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस, तो जो अलोकेशन है कॉमन एक्सपेंसेस का उसकी दिक्कत यहाँ आती नहीं है, क्योंकि हर ब्रांच का अपना अपना सिस्टम है, ठीक है।
लेकिन जो डिपार्टमेंटल है वहाँ पे एक फ़िक्स अमाउंट बांट दिया जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है कॉमन एक्सपेंसेस की, क्योंकि सब लोग वहीं पे हैं। लेकिन ब्रांच तो उनके खर्चे अलग हैं, उनकी चीज़ें अलग हैं, ठीक है, तो ये दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। इसी तरह से सेकंड मतलब थर्ड जो है रिकनसाइलेशन, जब लास्ट में आप अकाउंट्स को मैच करेंगे तो हो सकता है ब्रांच के अकाउंट हेड ऑफिस से मैच नहीं होंगे, फिर आपको ट्रायल बैलेंस और ये सब करके उसको मैच करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत डिपार्टमेंटल में नहीं आएगी, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी फिगर्स, कन्वर्जन करना पड़ता है फॉरेन करेंसी फिगर्स का, ठीक है। जब फॉरेन ब्रांच है तो वहाँ से फिर आपको इंडियन करेंसी में या जिस भी देश में करना है वो करना पड़ेगा, लेकिन डिपार्टमेंटल क्योंकि एक ही जगह रहेगा तो ये दिक्कत आएगी नहीं। इसके बाद है डिपेंडेंट ब्रांचेस। अब डिपेंडेंट ब्रांचेस में आपको बता चुका हूँ, जो खुद नहीं करेंगी, हेड ऑफिस ही उनका काम करेगा, ठीक है। अब ये इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ए ब्रांच सेटअप मियरली फॉर बुकिंग ऑर्डर्स दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय हेड ऑफिस। जैसे आपने देखे होंगे कि आप कोई बस का टिकट वगैरह बुक कराते हो तो वहाँ पे एक बुकिंग ऑफिस अलग से रहता है और फिर वो फ़ोन करके पूछता है आपके सामने कि भाई सीट अवेलेबल है कि नहीं है। तो बेसिकली वो एक ऑफिस है जस्ट जो रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो उसको आप ब्रांच का एग्जांपल मान सकते हो। वो सारे काम हेड ऑफिस से ही कर रहा है, तो वो खुद के रिकॉर्ड उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन पे ही आपकी बुकिंग ही हेड ऑफिस से करवा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ब्रांच एस्टेब्लिश्ड एट अ कमर्शियल सेंटर फॉर द सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के लिए कर रखी है, उसका सारा माल आना जाना सब कुछ वहीं से होगा और उसको सारा डायरेक्शन भी हेड ऑफिस से ही लेना है, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंटिंग की जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हेड ऑफिस ही नहीं होगा तो ब्रांच क्यों होगी? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि एक हेड ऑफिस हो, एक प्रिंसिपल ऑफिस है, तभी फिर ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। अब ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग गुड्स टू ब्रांचेज जो हमने बात की कि 3 तरीके से कर सकते हो, 4 तरीके से इसमें बता रखी है। एक है एट कॉस्ट, एक है एट सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट तो आपको पता है कि जो कॉस्ट आई है, जो कीमत आई है उस पर करेंगे। सेकंड है सेलिंग प्राइस पे। थर्ड है इन केस ऑफ रिटेल ब्रांचेस, ठीक है। रिटेल ब्रांचेस के केस में होलसेल प्राइस मैंने आपको बताई थी कि भाई होलसेल से माल आ रहा है तो वो प्राइस पे कर सकते हैं। फोर्थ है आर्बिट्रेज प्राइस, यानी अपने हिसाब से कर सकते हैं इनके बीच का कुछ। तो इनमें से जिससे भी करेंगे उस हिसाब से मेथड हमारे बदल जाएंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस मेथड इज अडोप्टेड वेयर द गुड्स वुड बी सोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस बाय द ब्रांच, ठीक है। सेलिंग प्राइस हम कब लेते हैं? जब एक फिक्स प्राइस पे जो है गुड्स बेची जा रही हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर डीलर्स इन टी, पेट्रोल, घी, मतलब जहाँ पे फिक्स है रेट बेचने वाली, सबको पता है, वहाँ पे आप सेलिंग प्राइस से कर सकते हैं। इन दिस वे ग्रेटर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड ओवर द वर्किंग ऑफ अ ब्रांच इन एज मच एज द ब्रांच बैलेंस इन द हेड ऑफिस books would always be composed of the value of unsold stock at the branch and remittance और goods in transit। जब आप सेलिंग प्राइस फिक्स कर लोगे तो जो भी आपकी चीज़ें जा रही हैं, रास्ते में हैं, ठीक है, या फिर फाइनल गुड्स हैं, बिकने वाली हैं, उन पे आपको एक ग्रेटर कंट्रोल मिलेगा। जो हेड ऑफिस है उसको ग्रेटर कंट्रोल मिलेगा। रीज़न वो प्राइस फिक्स है तो कोई भी घालमेल जो ब्रांच वाला है वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ फिक्स प्राइस है बेचने की। द आर्बिट्रारी प्राइस मेथड इज यूज्ड usually adopted if the selling price is not known or when it is not considered desirable to disclose to the branch manager the profit made by the branch, ठीक है। जो मैंने आपसे बोला था मनमानी प्राइस अपने हिसाब से जो करते हैं, मतलब अगर आप कुछ छुपाना चाहते हो, आपका जो प्रॉफिट है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तब आर्बिट्री मेथड आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरत है कि पहले से कोई प्राइस फिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस फिक्स है तो फिर सेलिंग प्राइस मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहाँ तो प्राइस फिक्स है, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस। तो अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस में भी यही पॉइंट है कि पहले कॉस्ट पे, फिर सेलिंग पे और फिर होलसेल प्राइस पे, यानी जिस हिसाब से आप कॉस्ट लोगे, जिस हिसाब से आप प्राइस लोगे, उस हिसाब से ये बदल जाएंगे। तो फर्स्ट ले रहे हैं व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट। जब कॉस्ट पे हम ले रहे हैं तो 3 मेथड हैं, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनल अकाउंट्स मेथड। फर्स्ट हम देख रहे हैं डेटर मेथड। तो डेटर मेथड में क्या है? दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर स्मॉल साइज्ड ब्रांचेस, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्मॉल साइज ब्रांच है, सेपरेट ब्रांच अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच ब्रांच टू कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस मेड बाय ईच ब्रांच। छोटी छोटी ब्रांचेस बटी हुई हैं तो वो सब अपना अपना कर लेंगी, सब अपना अपना प्रॉफिट लॉस बता देंगी, ठीक है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश आर डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। इसमें जो ओपनिंग बैलेंस होगा, डेटर होगा, पेटी कैश, वो सब जो है आप ब्रांच अकाउंट से पहले
डेबिट कर दोगे, ठीक है, जो भी आपके पास पहले पैसा होगा, फिर जो सारे आएंगे वो क्रेडिट कर दोगे, और लास्ट में जो बचेगा आपके पास वो आपका ब्रांच का नेट कैश बचेगा, ठीक है। वो आपका टैली करना चाहिए हेड ऑफिस से, इतना ही इसमें करना होता है, ठीक है। अगर हेड ऑफिस से टैली नहीं किया तो भी खतरनाक बात है, फिर देखना पड़ेगा कौन सा एंट्री में गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, सामान आया ही नहीं, ठीक है, उसका मतलब यही है कि हेड ऑफिस ने भेजा यहाँ पे आया ही नहीं, या फिर हेड ऑफिस में एंट्री गलत है, या फिर यहाँ पे, तो वो भी हम देखेंगे। और रिकनसाइलेशन कैसे किया जाता है, तो पहला मेथड हमने देखा डेटर मेथड, वो तो स्मॉल साइज की ब्रांच में यूज़ किया जाता है और वहाँ पे सिंपल एक ही अकाउंट मेंटेन करके उसमें सब बता दिया जाता है। सेकंड मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होगा, it is desired to exercise a more detailed control over the working of a branch. The accounts of the branch are maintained under the stock and debtors method. According to this method, following accounts are maintained. तो अगर आपको ग्रेटर कंट्रोल रखना है, ठीक है, तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं ये देख लीजिए कि किस मेथड में कौन से अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। वहाँ तो एक ही अकाउंट करना पड़ रहा था क्योंकि छोटी ब्रांच थी, यहाँ पे ग्रेटर कंट्रोल चाहिए और ब्रांच ही बड़ी है, तो कौन से अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब इसमें जिस जिस अकाउंट का काम आएगा, ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शन आपको बता रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और गुड्स सेंट ये क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ से चले गए ना तो ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रेमिटेंस फॉर एक्सपेंसेस, ब्रांच कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, और हेड ऑफिस का कैश क्रेडिट, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस कर दिया है आपने। तो इस तरीके से जो भी अकाउंट मतलब बीच में आएगा वो डेबिट क्रेडिट हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपने ये देखा कि क्या मेथड है, उसमें क्या क्या हमको मेंटेन करना पड़ता है और क्यों मेंटेन करना पड़ता है, पर्पस ये देख लीजिए सामने। ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है आप क्यों मेंटेन कर रहे हो, असर्टेनमेंट ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस, ठीक है, कमी हो गई है, ज़्यादा है, ये पता लगाने के लिए। ब्रांच प्रॉफिट लॉस किसके लिए कर रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट लॉस। ब्रांच डेटर्स अकाउंट किसके लिए कर रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ठीक है, इसको पता लगाने के लिए। ब्रांच एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस पता लगाने के लिए। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो भी ब्रांच में चीज़ें भेजी गई उनकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो ये मेन है कि कौन से अकाउंट कौन से मेथड में किए जाते हैं और उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है फाइनल अकाउंट्स मेथड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। इसमें क्या होएगा, इन दिस मेथड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड कंसीडरिंग ईच ब्रांच अ सेपरेट आइडेंटिटी। इसमें सेपरेट आइडेंटिटी ले लेंगे बिल्कुल, इसीलिए इसको फाइनल अकाउंट्स मेथड बोला जा रहा है, क्योंकि आप अपनी ही ब्रांच को एंटिटी मान रहे हो। जैसे बिग बाज़ार है और बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स हैं जिनकी एक एक ब्रांच ही इतनी बड़ी होती है, तो वो हेड ऑफिस को तो बाद में रिपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले वो खुद के अंदर ही समेट लें, इसलिए जो उनकी खुद का आउटलेट को ही वो डी मार्ट है जैसे बहुत बड़े बड़े, या जितने भी मतलब रिलायंस मार्ट आपकी नज़र में आ रहे होंगे, बड़े बड़े जो आउटलेट होते हैं, तो वो क्या करेंगे, पहले खुद ही को सेपरेट आइडेंटिटी मान के, सेपरेट एंटिटी मान के अपना कर लेंगे, ठीक है। अपना पूरे अकाउंटिंग वो खुद को सेपरेट एंटिटी मानते हुए करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, ईजी टू प्रिपेयर एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। जब अपने हिसाब से करना है तो पहला मतलब ईजी तो है ही आपके लिए, एंड इट गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन विच आर इग्नोर्ड इन अदर मेथड्स। अदर मेथड में आप क्या कर रहे थे, हेड ऑफिस से देख रहे थे बार बार, हेड ऑफिस को इतना दिया, इतना लिया, ये वो। यहाँ पे क्या आपको सिर्फ खुद को ही देखना है, तो अपने सारे अकाउंट्स, अपनी सारे ट्रांजेक्शन आपके इसमें रिकॉर्ड होंगे। इट शुड बी नोटेड दैट ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मियरली अ मेमोरेंडम अकाउंट एंड देयर फॉर द एंट्रीज मेड देयर इन डोंट हैव एनी डबल एंट्री इफेक्ट, ठीक है। ये जो बेसिकली अकाउंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बेसिकली एक मेमोरेंडम अकाउंट है। मेमोरेंडम अकाउंट हम अभी पढ़ के आ रहे हैं किसमें, जॉइंट वेंचर अकाउंट में। तो कंसाइनमेंट पढ़ने के बाद में हमने जॉइंट वेंचर से उसका डिफरेंस देखा, और जॉइंट वेंचर पढ़ने के बाद में हम जब यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स मेथड देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये मेमोरेंडम अकाउंट के जैसा है। तो ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, रिलेटेड करके पढ़ेंगे, रिलेट करके तो आसानी से याद हो जाएंगी। यहाँ पे बता रहा है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये एक मेमोरेंडम अकाउंट है, यानी डबल एंट्री इफेक्ट नहीं होगा इसका। इसमें सिर्फ आप अपनी ही ब्रांच में क्या आया क्या गया सब ले रहे हो, ठीक है, और यहीं से आपको अपनी ब्रांच का सब पता लग जाएगा। फिर लास्ट में आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा हेड ऑफिस के साथ में, ठीक है। तो ये हमने ब्रांच अकाउंटिंग के टाइप्स देखे, किस तरीके से ब्रांच अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। तो ये अभी जो हम देख रहे थे ये सब हम देख रहे थे कॉस्ट पे, ठीक है, जब हम कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं।
सेकंड है जब आप सेलिंग प्राइस पे लेते हो, सेलिंग प्राइस पे भी आपके वही मेथड है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है और आपका फाइनल अकाउंट्स मेथड है। क्लोजिंग स्टॉक को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? द बैलेंस इन द ब्रांच बैक स्टॉक अकाउंट एट द क्लोज ऑफ द ईयर, क्लोज ऑफ द ईयर में जो आपके पास बचेगा अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, वो सेल प्राइस पे लिया जाता है, ठीक है। बट क्वाइट ऑफन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एक्चुअली हेल्ड एट द ब्रांच इज आइदर मोर और लेस देन द बैलेंस ऑफ द ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कई बार क्या हो सकता है कि जो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट दिखा रहा है उसकी वैल्यू और उसकी सेलिंग प्राइस जो आप निकाल रहे हो बचे हुए की, वो अलग अलग हो सकती हैं। तब क्या करोगे आप? इन दिस केस it will be necessary that the balance in the branch stock account is increased or reduced by debit or credit to goods lost account, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट से फिर क्या करोगे आप? गुड्स लॉस्ट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करके उसको बराबर करोगे। एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, जो भी इसका इफेक्ट आएगा वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पे डालोगे। द स्टॉक अकाउंट एट सेलिंग प्राइस दस रिवील्स लॉस ऑफ स्टॉक एंड सर्व्स एज अ चेक ऑन द बैलेंस ब्रांच इन दिस रिस्पेक्ट। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में यही आपको बताएगा जो भी सेलिंग प्राइस पे आप इसीलिए इसको लेके चल रहे हो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बहुत आसान है सेलिंग प्राइस से निकालना। लास्ट में जितना सामान आपके पास बचता है उसको आप सेलिंग प्राइस पे लेते हो, अगर वो आपके अकाउंट से मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। आपका स्टॉक जो है वो सरप्लस में है या कम है, ये आपको पता लग जाएगा इससे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी एरर क्यों कैसे कैसे हो सकती है? एरर इन स्टॉक टेकिंग हो सकती है, एक कमीशन टू एडजस्ट रिटर्न और अलाउंस, फिजिकल लॉस, तो ये सारे चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स में गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रांच अकाउंटिंग में आपको देखनी है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच का हमने देख लिया है कि इनलैंड ब्रांच किस तरीके से काम करती है और इसमें जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस, इन पे मेथड यूज़ होते हैं डेट मेथड, डेट एंड स्टॉक और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद जो हमारा होलसेल वाला है वो भी बचा हुआ और फॉरेन ब्रांच हमारी बची हुई है, ठीक है। तो होलसेल वाला तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे रिटेलर को माल देता है होलसेलर, तो वहाँ पे वो कॉस्ट ली जाती है, ठीक है। गुड्स इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस टू रिटेल ब्रांचेस। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जो हेड ऑफिस है वो उसकी और रिटेलर की ब्रांच यानी जो ब्रांच अकाउंट होगा जो ब्रांच में आप भेज रहे हो उसके अमाउंट में डिफरेंस क्यों रहता है? क्योंकि एक होलसेल प्राइस है, ठीक है, और होलसेल इट्स रिटेल ब्रांचेस एट होलसेल प्राइस विच इज़ कॉस्ट प्लस होलसेल प्रॉफिट, ठीक है। तो होलसेल प्राइस तो रह गई हेड ऑफिस में, जो रिटेलर को वो दे रहा है वो क्या जोड़ के देगा? एक तो कॉस्ट उसकी प्लस होलसेल प्रॉफिट, ठीक है। अपना होलसेल प्रॉफिट तो नहीं देगा, वहाँ पे उसको रिटेल में बेचना है तो होलसेल प्रॉफिट ऐड कर देगा उसकी कॉस्ट में। द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू सच ब्रांचेज इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स एट द शॉप एंड द होलसेल प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है सेल प्रोसीड्स के बीच में वो भी इतना ही होगा, गुड्स एट द शॉप्स एंड गुड्स एट होलसेल प्राइस, ठीक है, क्योंकि होलसेल प्राइस पे अलग बिकेंगी और रिटेल में अलग बिकेंगी, ठीक है। फॉर द पर्पज इट इज़ अस्यूम्ड दैट द मैन्युफैक्चरर वुड ऑलवेज बी एबल टू सेल द गुड्स ऑन होलसेल टर्म्स। अब यहाँ पे आप ये मानेंगे कि जो आप प्रॉफिट दे रहे हैं हमेशा वो रिटेल वही प्राइस पे बिकेगा और आप यहाँ पे होलसेल पे ही बेचोगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है? Invoice goods to such shops at wholesale price and determine profit or loss on sale of goods on the basis accordingly branch stock account or the trading account is debited with, ठीक है। तो जब इनवॉइस गुड्स दिया जाएगा, चीज़ें भेजी जाएंगी, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एट द ब्रांच, सेकंड प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ड्यूरिंग एट होलसेल प्राइस, ठीक है। तो डेबिट क्या क्या होगा? द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक आप जब भेज रहे हो उसकी वैल्यू और प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने पूरे ईयर में भेजा है। और क्रेडिट क्या होगा? सेल्स इफेक्टेड एट द शॉप, ठीक है, जो भी शॉप पे आपकी सेल हुई है। एंड सेकंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स वैल्यूड एट होलसेल प्राइस, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स वैल्यूड एट होलसेल प्राइस, तो होलसेल प्राइस पे वैल्यू लोगे जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो यही डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन रहेगा और जो लास्ट में आप अकाउंटिंग करोगे वो आपको देखना, अगर ब्रांच में आप कर रहे हो तो वो जो प्रॉफिट होलसेल प्रॉफिट लगा के आप कर रहे हो उस हिसाब से आपको करना है और उसकी जो मतलब एंट्री होगी यहाँ पे हेड ऑफिस में वो उसकी कॉस्ट प्राइस पे होगी होलसेल प्रॉफिट लगाए बिना।
तो ये डिफरेंस के हिसाब से ही आपको क्लोजिंग स्टॉक भी देखना है। जो पहले हमने देखा था क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे हम देखेंगे, वो यहाँ पे बदल जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आप सेलिंग प्राइस पे नहीं देख रहे हो, क्योंकि हेड ऑफिस की और इसकी कॉस्ट अलग अलग है, वहाँ पे कॉस्ट सेम थी। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा और उस हिसाब से फिर टैली करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच का प्राइस अलग रहेगा, रिटेलर का और हेड ऑफिस का अलग रहेगा, क्योंकि वो भी होलसेल प्राइस पे गुड्स वहाँ पे बेचता है। ठीक है, इसके बाद अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, वो तो अपना पूरा खुद का मेंटेन करती हैं। ठीक है, जैसे डबल एंट्री बुक सिस्टम होता है वैसे ही मेंटेन होती हैं, और लास्ट में ये हेड ऑफिस से मैच कर लेती हैं, और हेड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस का एक अलग अकाउंट रखते हैं अपने यहाँ। ठीक है, और जो हेड ऑफिस है वो इनका अलग अकाउंट रखता है, और लास्ट में उसको मैच कर लिया जाता है। ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की तो कोई बात ही नहीं है, वो पूरा रिकॉर्ड रखेंगे कि मैंने हेड ऑफिस को इतना भेजा। ठीक है, हेड ऑफिस रखेगा कि मैंने ब्रांच को इतना भेजा, और फिर क्या होगा, लास्ट में दोनों टैली करेंगे। तो यही है एडजस्टमेंट एंड रिकंसिलिएशन ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंट्स। ये एडजस्टमेंट और रिकंसिलिएशन बहुत ज़रूरी है, लास्ट में ये मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, आपको इसको पूरा ढूंढना पड़ेगा और लास्ट में सस्पेंस अकाउंट एंट्री करके इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब रीज़न फॉर डिसएग्रीमेंट क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि माल गया लेकिन पहुंचा नहीं, ठीक है, या एंट्री कर दी पर भेजा ही नहीं, तो किसी की भी गलती हो सकती है और ये दिक्कत हो सकती है, और ये जब दिक्कत होगी लास्ट में नहीं मिलेगा, फिर पूरा चेक किया जाएगा। तो ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं इनका अकाउंट मैच करना हेड ऑफिस से लास्ट में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स। तो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन तो अंदर ही अंदर होते हैं, मतलब जैसे एक ब्रांच के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसको इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो इसका इफेक्ट आता ही नहीं है जो हेड ऑफिस है उस पर। ठीक है, मतलब जो एंट्री की जाती है, इसकी एंट्री दिखा देता हूँ आपको इंट्रा ब्रांच अकाउंट की। तो इसमें देखिए इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, जो ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इन कोलकाता बुक्स हेड ऑफिस अकाउंट टू कैश। ठीक है, इन दिल्ली बुक्स एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो ये हर कोई जो ब्रांच में हो रहा है इंटर ब्रांच का, वो दिखा रहे हैं कोलकाता और दिल्ली में हुआ, कोलकाता बुक्स और दिल्ली बुक्स के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, कोलकाता बुक्स ने क्या दिखाया कि कोलकाता बुक्स से ये हेड ऑफिस अकाउंट टू कैश, और ऐसा ही दिल्ली बुक्स ने दिखाया, और हेड ऑफिस ने दोनों का दिखा दिया कि दिल्ली ब्रांच से कोलकाता ब्रांच में गया। तो जो इंटर ब्रांच भी होता है उसमें आप दूसरी ब्रांच ना दिखा के आप हेड ऑफिस दिखाते हो, लेकिन वो मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये एंट्री में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हर जगह से न्यूट्रलाइज हो रही है। देख रहे हो आप, कोलकाता ने हेड ऑफिस को किया, दिल्ली ने हेड ऑफिस को किया, और हेड ऑफिस ने दोनों कर दिया। तो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये इनलैंड का सारा सीन हम देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब डिपेंडेंट, किस तरीके से इनकी की जाएगी अकाउंटिंग। इसके बाद में हम देखते हैं फॉरेन ब्रांच में किस तरह से काम होता है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी रह सकती है। फॉरेन ब्रांच का आपको बताया मैंने, फॉरेन ब्रांच का क्या सिस्टम है कि वो बाहर काम करेगी, फॉरेन करेंसी में काम करेगी, ये डिफरेंस है। अब उसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटीग्रल और एक होता है नॉन इंटीग्रल। ठीक है, इनको हम देखेंगे। तो फॉरेन ब्रांचेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगी, और मतलब इसमें बताने वाली बात ही नहीं है कोई। इनलैंड जब ये नहीं है, ठीक है, इंडिया के ही बाहर हैं, तो कैसे हेड ऑफिस से करेंगी सारा काम। तो ये इंडिपेंडेंट रहेंगी मोस्टली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया से ही सारा काम चलता हो। जैसे इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, इसके जो टाइप है, ठीक है, इंटीग्रल का मतलब क्या है कि ये यहीं से सारा काम कर रहे हैं, मतलब हेड ऑफिस से जुड़ा हुआ इनका काम है। वही जो बताया आपको बुकिंग वाला, कि बुकिंग ले रहा है कोई, तो वो बुकिंग लंदन में बैठ के ले रहा है, लेकिन उसकी मतलब जो भी उसका जाएगा ट्रांसपोर्ट वो इंडिया से जाएगा, तो एक तरीके से सिर्फ बुकिंग ले रहा है। तो हर केस में आपको क्या करना है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है। इट इज़ अ फॉरेन ऑपरेशन द एक्टिविटीज ऑफ विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, जो आपका हेड ऑफिस है,
वहीं से सारी एंट्री इसकी हो रही है। द बिजनेस ऑफ आईएफओ इज कैरिड ऑन एज इफ इट वर एज एन एक्सटेंशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। मतलब इस तरीके से बस चलती है कि ये एक्सटेंशन है आपके हेड ऑफिस का, सिर्फ दूसरी जगह बैठा है लेकिन उसी का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे तो क्या है कि फॉरेन करेंसी भी आपकी बार बार आपको हेड ऑफिस से ही बात करनी है, हेड ऑफिस में पेमेंट जाएगा तो तुरंत चेंज होगा करेंसी का। लेकिन जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है इसमें हेड ऑफिस का कोई काम नहीं है, जो भी काम हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है। मतलब लंदन के लंदन में ही सामान भेज रहा है, आ रहा है, तो ये फॉरेन करेंसी में भी किया जा सकता है और इसको लास्ट में इंडियन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है XYZ और उसका लंदन में कोई आउटलेट है, तो अगर उसका सारा काम हमसे ही चल रहा है तो इसको बोलेंगे इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। लेकिन वो अपने वहीं लंदन से भी सामान लेती है, उसको बनाती है, बेचती है, ठीक है। तो ये सारा उसका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, उसमें इंडिया की ब्रांच का नहीं है। वो सारी एंट्री भले ही वो वहाँ पाउंड में भी कर सकता है और लास्ट में बता देगा कि भाई इतना इतना प्रॉफिट हुआ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो ये दोनों ऑपरेशन इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रांच अकाउंटिंग है, इसमें कौन कौन सी ब्रांचें कैसी होती हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद करनी है और इनके किस किस तरीके से अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा हम देखते हैं जो है उसका नाम है कंटिंजेंसी, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम देख रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है जिसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविज़न और कंटिंजेंट असेट्स की डेफिनेशन दी हुई है। तो सीधे हम उस पर आ जाते हैं, ये सीधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही उठा लिया है डेफिनेशन आपको बताने के लिए। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है, प्रोविजन की डेफिनेशन क्या होती है, एज अ लायबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। प्रोविजन क्या आप बता रहे हो कि भाई मेरा पैसा डूब सकता है, बैड डेट प्रोविजन लगाते हैं ना, ठीक है, डाउटफुल प्रोविजन। तो ये एस्टिमेशन के बेस पे सब्सटेंशियल डिग्री के रूप में नापा जाता है। लायबिलिटी क्या होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज अराउजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, यानी जो भी आपको पैसा देना है वो लायबिलिटी होती है। ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन इज एन इवेंट दैट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन दैट रिजल्ट्स इन एन एंटरप्राइज हैविंग नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव टू सेटलिंग दैट ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो जो भी ऑब्लिगेटिंग इवेंट उस किसको बोलोगे आप, जिसमें आपको पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है, एक ऑब्लिगेशन आपके लिए बन जाएगा। इसके बाद है कंटिंजेंट लायबिलिटी, जिसके लिए मेन ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है ये आपको समझना है, यही ग्रेजुएशन का पार्ट है, बाकी सब तो आपने 11th-12th में ही पढ़ा है। अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कन्फर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइजेज, ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशंस जो हो सकती हैं और वो हुएंगी तब लायबिलिटी बनेगी। जैसे टैक्स फॉर्म में कोई चेंज होने वाला है, ठीक है, टैक्स फॉर्म में कोई चेंज होने वाला है और उससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, लेकिन वो चेंज होगा तब लगेगा। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिज्म से चल रहे हो, ठीक है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत से चल रहे हो, तो आप उसको भी मान लोगे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब यही है कि कुछ कंडीशंस होने वाली हैं और उनके होने और ना होने से ही लायबिलिटी डिसाइड होगी। A present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation can't be made। यानी ऐसा भी हो सकता है कि हुई ऑब्लिगेशन लेकिन वो पास्ट इवेंट से हुई और उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो वो भी कंटिंजेंट की श्रेणी में आएंगी। कंटिंजेंट लायबिलिटी के दो केस हैं, एक तो वही जो कंडीशन है होगी तो ही लायबिलिटी जनरेट होगी, और सेकंड क्या है कि एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की वजह से, मतलब एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट की वजह से, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ क्योंकि या तो उसका एस्टिमेट अमाउंट नहीं मिल पाया या फिर नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सिंग एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। मीन्स उसकी करेक्ट जानकारी नहीं है वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, उसके आधार पर उसको करना था। तो ये दो चीज़ों की वजह से, एक तो ऑब्लिगेशन आपके सेटल नहीं हुए, एक आपका अमाउंट का एस्टिमेट नहीं हुआ, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जो आपकी लायबिलिटी है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलेंगे। इसी तरह से कंटिंजेंट असेट क्या है, कंटिंजेंट asset is a possible asset that arises from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events। वही बात है, फ्यूचर की चीज़ें हैं, होंगी या नहीं होंगी उस पर डिपेंड करेगा असेट आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, जो लायबिलिटी में है
वही सेम यहाँ पे है, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ये तो सब वही चीज़ें हैं कि ऑब्लिगेशन आपकी है या नहीं है, ठीक है। तो ये दो मेन चीज़ें थी जो हमको पढ़नी थी, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट असेट, ठीक है, जो आपने पढ़ी है इसमें। तो ये हमारा ग्रेजुएशन का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा आपने, जॉइंट वेंचर अकाउंट पढ़ा, ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ी और कंटिंजेंसी पढ़ी। तो ये 4 चीज़ें आपकी ग्रेजुएशन से आती हैं। पिछली बार 2 से आया था, इस बार अगली 2 से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो करंट अफेयर्स आपका थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और अभी अकाउंटिंग कंप्लीट हो रही है। 11th-12th की हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो चैन की नींद आज सोई है, 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हैं, ठीक है। और अब इनके आप इसको पूरा रिवाइज करके और इसके सेट्स लगा सकते हो, मतलब जहाँ भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं गूगल पे, प्रीवियस ईयर पेपर में, मेरे फुल लेंथ टेस्ट में, जहाँ से भी आपको रिलेवेंट क्वेश्चन मिलते हैं आप इनको रिवाइज करके लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड इवनिंग, गुड बाय, जय हिंद।